हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं 2022-23 में, उसी में ही सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा अपने बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन को ऑलरेडी करा ही लिया गया था और इस वीडियो में हम उसी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक, इसमें हम सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर पर ऑलरेडी पार्ट 1 वाले लेक्चर में 50 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, इनमें से हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है और यह जो लेक्चर है यह पार्ट 2 है और इस पार्ट 2 में हम भी क्या करने वाले हैं, अब बचे हुए जो 50 क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर सभी लेक्चर्स को चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने 51 नंबर के क्वेश्चन से। और इस बात का भी ख्याल रखिएगा, देखो बच्चों, हम आप सभी को ऑलरेडी रेगुलर बेसिस पर आप सभी को लेक्चर्स प्रोवाइड करते जा रहे हैं मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के, तो उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करते रहिए। टॉपिक वाइज लेक्चर्स चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उन सभी लेक्चर्स का भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने ज़्यादा लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं उतने ज़्यादा लेक्चर्स को अटेंड करिए, उससे आपकी तैयारी ही बेहतर बनेगी। चलिए अब हम एक एक करके सभी क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहले 51 नंबर के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 50 क्वेश्चन हमने पिछले ही लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि IR एक्टिव मॉलिक्यूल इज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है दिए गए ऑप्शन में से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि OCS एक ऐसा कंपाउंड है जो कि IR एक्टिव मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है। इसमें बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि एक ऐसा भी स्ट्रेचिंग होता है जिसे हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं, वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन जो OCS होता है यह पूरे तरीके से इंफ्रारेड एक्टिव होता है। और अगर CS2 पर बात किया जाए तो ये तो रमन एक्टिव होता है या फिर रमन स्पेक्ट्रम शो कर सकता है, और N2 भी हमारे पास रमन एक्टिव मॉलिक्यूल है। आइए बात करते हैं 52 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एमंग द फॉलोइंग आइसोमर्स, यहाँ पर आप सभी को 4 आइसोमर्स दिए गए हैं जिनका फार्मूला सेम होता है C4H6 गिवन बिलो दिए गए हैं। द कंपाउंड व्हिच एग्जिबिट्स, ऐसा कंपाउंड जो शो करता है एन एब्जॉर्प्शन बैंड एट 3000 सेंटीमीटर इनवर्स इन दी रमन स्पेक्ट्रम इज, तो उसे हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 1 ब्यूटाइन जो होता है वही इस प्रकार का आइसोमर्स है। ठीक है, आइए बात करते हैं 53 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगर बात बोली जाए तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव N से पाई स्टार ट्रांजिशन एट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यह बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो मैं बताता चल रहा हूँ, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता ही है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बताता चलूँगा, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन को एक लेक्चर में वो भी 30 मिनट के अंदर ही कवर करना है, तो टाइम हम ज़्यादा ले नहीं सकते सभी क्वेश्चंस पर। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास सी ऑप्शन है वह राइट आंसर है कि यही एक ऐसा मॉलिक्यूल दिया गया है जो कि N से पाई स्टार ट्रांजिशन शो करता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पर। ठीक है, बात करते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है कि एक ए स्ट्रॉन्ग IR एब्जॉर्प्शन बैंड इन द रेंज ऑफ 3500 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स शोज, ए स्ट्रॉन्ग IR एब्जॉर्प्शन बैंड इन द रेंज ऑफ 3500 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स शोज, तो उस प्रकार को हम कहते हैं NH स्ट्रेचिंग, यानी कि N बॉन्ड H स्ट्रेचिंग होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी इज नोन एज मैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो किसी का नहीं गलत हो सकता, इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी कि उसको हम कहते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। यह भी बात ध्यान में रखिएगा, EPR भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में NMR के बजाय EPR दे दिया गया हो तो आप EPR को ही टिक कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 56 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए गलत है, ये बात बोली जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि हायर द फ्रीक्वेंसी इफ मोर स्ट्रेंड द एलिसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए 56 का जो बी ऑप्शन है वही राइट आंसर है, यानी कि वही हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आइए बात करते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है दी IR रीजन मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस इज, कौन सा IR रीजन है जिसका सबसे ज़्यादा
क्वालिटेटिव एनालिसिस में उपयोग किया जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो वो होता है मिड IR यानी कि मिड इंफ्रारेड रीजन होता है, ठीक है। यानी कि 57 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेनली अकर इन IR ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जो होता है, ठीक है, या फिर मैं कहूँ इंफ्रारेड रेज की वजह से जो हमारे पास ट्रांजिशन पाया जाता है वो कौन सा ट्रांजिशन होता है? क्या वह रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है? क्या वह रोटेशनल ट्रांजिशन होता है, या फिर केवल वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, या फिर जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं वो सभी के सभी होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन ए, यानी कि हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस दोनों ही शो होते हैं। यह बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। आइए बात करते हैं 59 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक्चुअली बच्चों मतलब जिनके द्वारा यह क्वेश्चन पेपर मुझे प्रोवाइड किया गया था उन्होंने शायद 1-2 पेज मिस कर दिया था प्रोवाइड करने में, तो इसलिए 58 के बाद 63 नंबर का क्वेश्चन आता है आप सभी के सामने। एक बात का ख्याल रखिएगा, मैं आप सभी को ऑलरेडी केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज लेक्चर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कर चुका हूँ, बहुत सारे चैप्टर्स के आप सभी को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी करा दिया हूँ। तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन सभी लेक्चर को जाइए ज्वाइन करिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक है। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स को प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं, तो उन सभी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला, जिसका मॉलिकुलर फार्मूला आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है C4H9NO2, ठीक है। सोज दिखाता है डेल 5.30 BS1H, और यहाँ पर आप सभी को पूरा जितना भी हमें कैलकुलेशन करने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं वो सभी मेंशन कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट इज कंसिस्टेंट विथ द एबव डाटा इज, ये बात पूछी जा रही है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ऊपर दिए गए जो हमारे पास डाटा है, या डेटा मैं कहूँ फिलहाल डेटा है, उनका जो मतलब कंसिस्टेंसी कौन सा ऐसा कंपाउंड शो कर सकता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यही एक ऐसा कंपाउंड है जो इस प्रकार के डाटा की कंसिस्टेंसी को शो कर सकता है। ओके, बात करते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यह हमारे पास एक कंपाउंड आप सभी के सामने दिया गया है और बोला जा रहा है कि इसमें किस प्रकार का प्रोटॉन पाया जाता है, ये बात पूछी जा रही है, या फिर मैं कहूँ कितने प्रकार के प्रोटॉन पाए जा रहे हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि हमारे पास 3 प्रकार के इसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विल शो स्पिन स्पिन कपलिंग इन NMR स्पेक्ट्रा। यहाँ पर ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि क्या करता है, स्पिन स्पिन कपलिंग इन द NMR स्पेक्ट्रा को शो करता है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा, वह आपकी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि कौन सा क्वेश्चन हम सही, कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही मानकर चलेंगे। बात करते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है द नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड बाय प्रोटॉन इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल C3H4 इज, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है द नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड बाय प्रोटॉन्स इन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल C3H4 इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो बच्चों मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि 2 होता है। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स पाए जाते हैं, 2, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 67 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास बोला जा रहा है द कंपाउंड आप सभी के सामने लिख दिया गया है इन इट्स NMR स्पेक्ट्रा शोज, जो हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा होता है इस कंपाउंड के लिए कितना शो हो करता है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि 2 सिंगलेट्स को शो करता है, ठीक है। आइए बात करते हैं 68 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी NMR इनएक्टिव। यहाँ पर NHR गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए था NMR इनएक्टिव। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि NMR इनएक्टिव मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आता है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि हमारे पास जो ऑक्सीजन का आइसोटोप्स होता है 16 और जो सल्फर का आइसोटोप्स होता है 32, ये दोनों क्या होते हैं, NMR इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। बात करते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या बातें बोली जा रही हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि विथ रिगार्ड्स टू NMR, यानी कि NMR को हमें ध्यान रखना है। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वन इज, यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं वो NMR के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्चुअली है ऑप्शन डी, यानी कि द स्प्लिटिंग ऑफ ए पीक इन टू सेवरल पीक्स डज नॉट टेल्स अस अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ ए प्रोटॉन with respect to other nearby protons in the same molecule। ओके, तो इसलिए 69 नंबर का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है द PMR स्पेक्ट्रा ऑफ BH4 माइनस इज, हमें बात करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है पास है सी ऑप्शन, यानी कि A 1:4:6:4:1 क्विंटेट होता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास 70 नंबर के क्वेश्चन का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 71 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए कंपाउंड शोज अ PMR पीक एट 240 हर्ट्ज डाउन फील्ड फ्रॉम द TMS पीक इन द स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट 60 mHz दिया गया है। द केमिकल शिफ्ट इन ppm हमें बात करना है इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि 4 होता है। ओके, तो इसलिए 71 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 72 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि इन NMR स्पेक्ट्रम द न्यूक्लियाई इन अप फील्ड रेजोनेट एट, ये होता है आंसर लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसलिए 72 नंबर का जो ए ऑप्शन है वह राइट आंसर है। बात करते हैं 73 नंबर के क्वेश्चन पर, थोड़ा तेजी से लेकर चलने वाला हूं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR अराइजेस फ्रॉम, ये किससे अराइज होता है? सिग्नल स्प्लिटिंग इन NMR अराइजेस फ्रॉम किसके द्वारा होता है? तो वो होता है स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से। इसलिए हमारे पास 73 नंबर के क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 74 नंबर के क्वेश्चन पर। द न्यूक्लियाई दैट डज नॉट गिव NMR सिग्नल इज, यहाँ पर ऐसा कौन सा न्यूक्लियाई है जो NMR सिग्नल को नहीं शो करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि 11B जो होता है बोरान होता है, वो हमारे पास NMR सिग्नल्स को नहीं शो करता है। 75 नंबर के क्वेश्चंस पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द पीक्स ऑफ डबलेट इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि उसे हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आता है 76 नंबर का क्वेश्चन। मैं फिलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ और 77 नंबर के क्वेश्चन को भी स्किप में कर रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं 78 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आयन एनालाइजर्स जनरली ऑपरेट एट प्रेशर, वह किस प्रकार के प्रेशर पर ऑपरेट होते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 10⁻⁻⁶ mmHg पर क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं। ओके, आइए बात करते हैं 79 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे पास मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होता है वह किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 79 का वो है सी ऑप्शन, यानी कि जो क्लेवेज ऑफ अल्फा बॉन्ड फॉलोड बाय बीटा हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है। ओके, आइए बात करते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, यानी कि दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड ऑन ऑल स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसे हम गैसियस मैटर के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं, ये बात यहाँ पर बोली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 80 का जो सी ऑप्शन है वही राइट आंसर है। ओके, आइए बात करते हैं 81 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हु डिस्कवर्ड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर मास स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर लिखा गया है। तो एक्चुअली यहाँ पर फिलहाल मैं थोड़ा डाउट में हूँ। वैसे आप सभी के बुक में जो नाम मेंशन है आप उस चीज़ को ऑप्शन टिक करके चले आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मैं जब इसका और डिटेल में अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि जे थॉमसन का भी बहुत ज़्यादा नाम इसमें आता है, और यहाँ पर जो हमारे पास फ्रांसिस एस्टन है ये भी बहुत ज़्यादा इनका नाम है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी को भी मैं फिलहाल यहाँ पर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों के साथ चला जा रहा हूं, और जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, जो भी आपके कॉपी चेक करेंगे, वो जो करेक्ट आंसर मानकर चलेंगे वही राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं वो किस चीज़ को डिटरमाइन करने में उपयोग किए जाते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह रिलेटिव मास ऑफ एटम्स को डिटरमाइन करने में उपयोग किए जाते हैं। ओके, बात करते हैं 83 नंबर के क्वेश्चन पर। यहां पर बोला जा रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट्स आयंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, समझना इस बात को। यहाँ पर बोला जा रहा है जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं वह सेपरेट करते हैं आयन ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक है, वो किसके बेस पर आयंस को सेपरेट करते हैं ये बात पूछी जा रही है। तो वो करते हैं मास टू चार्ज रेशियो के बेस पर। ओके, तो इसलिए हमारे पास 83 नंबर के जो ए ऑप्शन है वही राइट आंसर है। बात करते हैं 84 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयन करेंट्स आर मेजर्ड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसका उपयोग करते हुए हम आयन करंट्स को मेजर करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में, ये बात पूछी जा रही है। तो इसमें हम इलेक्ट्रोमीटर ट्यूब का उपयोग करते हैं, इसलिए हमारे पास 84 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, बात करते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन व्हिच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज परफॉर्म्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैसियस। मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया ही है कि जो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसको हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर पर ज़्यादा उपयोग करते हैं। यह बात ख्याल रखिएगा। इनके अलावा भी जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर होते हैं उन पर भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहले उनको हमें गैसियस फेज में लाना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल इन पर हम ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं कर पाएंगे, जब आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता ही चल जाएगा। बात करते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज अप्लीकेबल इन। जो हमारे पास नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो वह किस चीज़ में अप्लीकेबल है ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है 86 का वो तो फिलहाल सभी के सभी सही लग रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए सॉल्यूट एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट एंड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ये तीनों चीज़ों पर अप्लीकेबल है। ठीक है, इसलिए हम डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। बात करते हैं 87 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर इज 0.8 ग्राम पर लीटर इफ द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर इज 82, व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका मैं फिलहाल डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका मिलेगा 60.56 ग्राम पर लीटर होता है, तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं 88 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पर नर्नेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के स्टेटमेंट में कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है इन चारों ऑप्शन में से, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट मस्ट बी लो, ये गलत है क्योंकि हमारे पास ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं 89 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल एक्चुअली है थोड़ा बहुत। यहाँ पर 89 नंबर के क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यू आर गिवन, आपको दिया गया है 100 ml ऑफ CCl4 टू एक्सट्रैक्ट आयोडीन फ्रॉम 200 ml ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन फॉर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड यू यूज। आप कौन सा उपयोग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास आयोडीन की मात्रा एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। यहाँ पर मैं फिलहाल डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। हम लोग ज़्यादातर यही उपयोग करेंगे कि हम 100 ml ऑफ CCl4 को लेंगे, जिससे हमारे पास 10 टाइम्स लेंगे, तो जिससे हमारे पास क्या होता है आयोडीन का जो अमाउंट होता है वो मैक्सिमम मात्रा में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ओके, तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 90 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास बोला जा रहा है कि 2 ग्राम आयोडीन वाज टेकन विथ इक्वल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ CS2, ठीक है, एंड वाटर के साथ भी है। द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ I2 बिटवीन CS2 एंड वाटर इज 410। द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन वाटर विल बी, यहाँ पर वाटर में जो आयोडीन का कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा ये बात पूछी जा रही है। तो 90 नंबर का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। फिलहाल इसका भी कैलकुलेशन मैं करा देता, लेकिन अभी यहाँ पर कैलकुलेशन कराने में ज़्यादा समय लग जाएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। डायरेक्ट फार्मूले के बेस पर ही क्वेश्चन ये सभी दिए जाते हैं केमिस्ट्री में, तो इसलिए यहाँ पर मैं स्किप कर रहा हूँ कैलकुलेशन। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 91 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास बोला जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट गवर्न्स द एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन। कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो एक्चुअली ऑप्शन ए है, टेम्परेचर। ठीक है, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ चीज़ों पर बात करने वाला हूं, यह बात ध्यान में रखना। केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप सभी को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उन सभी लेक्चर को ज्वाइन करिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप सभी को रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके टॉपिक वाइज लेक्चर्स, इनके चैप्टर्स और साथ ही साथ इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा,
इस वीडियो का PDF आप सभी को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, उसका भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 92 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास बोला जा रहा है कि क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट। क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसका हम किस चीज़ को सेपरेट करने में उपयोग करते हैं, तो उसका एक्चुअली हम उपयोग करते हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने में, इसलिए यहाँ पर 92 नंबर का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 93 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है द पैटर्न ऑन द पेपर इन द क्रोमेटोग्राफी इज कॉल्ड। जो हमारे पास पेपर होता है क्रोमेटोग्राफी में, पेपर पर जो पैटर्न बनता है वो उसे हम क्या कहते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है क्रोमेटोग्राम कहलाता है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपके दिमाग से खेला जा रहा है। क्रोमा कहा जाता है, क्रोमिंग कहा जाता है, क्रोमेटोग्राम कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफ कहा जाता है। तो ये एक्चुअली शब्दों में थोड़ा बहुत हेर फेर कर दिया गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट इस क्वेश्चन को बनाया नहीं जा सकता था एक्चुअली। ठीक है, तो मतलब अगर आप लोग सही कर लिए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आइए बात करते हैं 94 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है द क्रोमेटोग्राफी इज द प्रोसेस फॉर आइडेंटिफिकेशन, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर। किस चीज़ के डिफरेंस के बेसिस पर यह चीज़ हम कर सकते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो 94 का जो डी ऑप्शन है वही 94 नंबर का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सॉल्वेबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एफिनिटी फॉर मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर 94 का जो डी ऑप्शन है वही राइट आंसर होगा, क्योंकि यह एफिनिटी फॉर मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए 94 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 95 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूजिंग क्रोमेटोग्राम एज डिटेक्टर, ठीक है, इन क्रोमेटोग्राफी ए ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बिटवीन। किस चीज़ के बीच में एक ग्राफ हमें मिलता है, ये बात पूछी जा रही है। क्रोमेटोग्राफ में जो हम क्रोमेटोग्राम को डिटेक्टर के रूप में उपयोग करते हैं, तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस चीज़ के यहाँ पर ग्राफ मिलता है। तो एक्चुअली इसका जो राइट आंसर है वो है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है या फिर मिलता है। ठीक है, तो इसलिए 95 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच फोर्स इज इन्वॉल्व इन द क्रोमेटोग्राफी। कौन सा ऐसा फोर्स होता है जो क्रोमेटोग्राफी में इन्वॉल्व होता है। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा ऑप्शन हमारे पास बोला जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरा ऑप्शन लंदन फोर्स और चौथा ऑप्शन हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव ही राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच इज नॉट अ फैक्टर फॉर चूजिंग एब्जॉर्बेंट। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसे हम एब्जॉर्बेंट को चूज करने में उपयोग नहीं करते हैं, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि टेम्परेचर उसका राइट आंसर है। ओके, बात करते हैं 98 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर बोला जा रहा है द कंपोनेंट्स विथ लेस एफिनिटी टुवार्ड्स द स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा, ये बात पूछी जा रही है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो एक्चुअली है ट्रेवल फास्टर। ठीक है, आइए बात करते हैं, यानी कि 98 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं 99 नंबर के क्वेश्चन पर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान से आप सभी के सामने दिखने वाले हैं। बोला जा रहा है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन दी। जो हमारे पास आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है वह किस चीज़ के बेस पर वर्क करता है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पर काम करता है। बात करते हैं 100 नंबर के क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हिच टेक्निक इज नोन एज कलर राइटिंग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कलर राइटिंग के नाम पर कौन सा ऐसा टेक्निक है, ये बात पूछी जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा समय से इंतजार कर रहे थे, मैं जानता हूं इस वीडियो के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो आप अभी सेकंड पार्ट अपलोड नहीं किए हैं प्लीज़ जल्दी कर दीजिए। तो फिलहाल बच्चों मैं थोड़ी कुछ वजहों से मतलब फंस गया था। एक्चुअली एक मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था और दूसरा मोबाइल पूरे दिन शूट में ही बीत जाता है। मतलब ये कह सकता हूँ कि एक ही मोबाइल पर मेरे पर्सनल काम भी और वीडियो शूटिंग वगैरह भी आ जा रहा था, तो इसलिए मैं कर नहीं पा रहा था। मैं फिलहाल मोबाइल ले लिया हूँ, तो अब दोनों काम कर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए अब आप सभी को आज केमिस्ट्री का मिल गया, तो एक दिन गैप करते हुए आप सभी को फिजिक्स के भी जो MCQs बचे हैं उनको भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई और भी लेक्चर्स आप सभी को चाहिए जिस पर मैं भूल चुका हूं लेक्चर प्रोवाइड करना, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को अब हम समाप्त भी करते हैं। इस वीडियो में हमने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के BSc 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर था उसके 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, देख लिया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हैं। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।